दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत की बात सामने आ रही है। यह घटना बिहार के सीवान जिले की है। यह सीवान जिले के दारोंदा थाना क्षेत्र के देवर गांव की है। यहां मंगलवार की देर रात 3 मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन ग्रामीणों ने दबी जुबान से मौत का कारण शराब सेवन से बताया है। एक मृतक की पत्नी ने कुछ लोगों पर जबरन जहरीली शराब पिलाने का आरोप लगाया है। यह घटना से सनसनी फैल गई है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज जिला से सामने आ रही है। भागलपुर के बाद अब गोपालगंज में भी बम ब्लास्ट की खबर है। जोरदार बम ब्लास्ट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पटाखा बनाने के दौरान हुई इस घटना और धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। बम ब्लास्ट की यह घटना गोपालगंज जिले के फुलवड़िया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की है। जब बम विस्फोट में मारे गए शख्स की पहचान अलीम मियां के तौर पर हुई है। जब मामले की जानकारी मिलते ही गोपालगंज के एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। जहां इस मामले में विस्तार से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में महामारी कोरोना की दस्तक के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। जहां ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। लेकिन अब बच्चों तक मोबाइल की पहुंच होने के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। जहां कई गलत लिंक और वेबसाइट की चपेट में आकर के बच्चे भी गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जहां ऐसा ही डरावना और सनसनीखेज मामला बिहार के शेखपुरा जिले से सामने आया है। यहाँ 6 नाबालिग लड़कों ने 2 बच्चियों से कथित तौर पर गलत काम किया। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन नाबालिगों ने ये कुकर्म मोबाइल में अश्लील वीडियो देख करके किया है। यह घटना के खुलासे के बाद पुलिस और परिजन दंग है। पूरा मामला बड़बेगा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चों ने बताया है कि उन्होंने मोबाइल में देख करके इस तरह का गंदा काम किया है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पीड़िता एक सरकारी स्कूल में 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि तीनों आरोपी कक्षा 6 में पढ़ते हैं। एक कक्षा 7वीं और 8वीं कक्षा का है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी और पीड़ित एक ही गांव के रहने वाले थे। एक आरोपी पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है। जब पीड़ित परिवार ने 2 आरोपियों को पकड़ करके स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। जब जांच के दौरान लड़कों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देख करके, यानी कि गंदा वीडियो देख करके अपराध किया है। वही अन्य आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आए दिन सदस्य प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। जहाँ कई विधायक ऐसे हैं जो प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड बना देते हैं, तो कई ऐसे भी माननीय हैं जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछने का रिकॉर्ड बना दिया है। जब विधानसभा में कुल 39 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अब तक एक भी सवाल नहीं पूछा है, कोई सवाल नहीं पूछा है। ये बातें खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कही है। जब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में यह सूचना पड़ी कि अब तक 39 विधायकों ने कोई सवाल नहीं पूछा। हालांकि वे ऐसे विधायकों का नाम नहीं पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोहार जाति के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने लोहार जाति को एसटी मानने से इनकार कर दिया है, जिनके कारण इस जाति के लोग एसटी का लाभ नहीं ले सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति मानने से इनकार कर दिया है और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ कहा है कि लोहार जाति कभी भी अनुसूचित जाति में नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की 1950 की अनुसूचित जनजाति की सूची में लोहार शामिल नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार लोहार को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं कर सकती है और लोहार के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण भी जारी नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जहां साथ ही साथ कहा है कि लोहार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में रहेंगे और उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का ही प्रमाण पत्र जारी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के खास अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि बिहार की 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को अब ड्रेस के लिए अलग से 500 रुपये मिलेंगे। राज्य कोष से आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये सरकार देगी। मंगल पांडे ने अपने संबोधन में कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से आशा बहनों को साल में परिधान की खरीद के लिए 1000 सालाना मिलने वाली वित्तीय अनुदान में 500 की बढ़ोतरी करके अब उन्हें राज्य
कोष से 1500 रुपये देने का निर्णय लिया है, जहाँ लगभग 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को ये राशि मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार 2015 से बिहार में प्रभावी शराबबंदी कानून में बदलाव करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। जहां संशोधित कानून प्रारूप को विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने गेहूं धान के बाद अब बिहार के किसानों से चना और मसूर की खरीदारी करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। जब बैठक में कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संशोधन प्रारूप में शराब की बिक्री और इसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त नियमों को शामिल किया गया है। यहाँ संशोधन प्रारूप में स्पष्ट किया गया है कि बंदी के बावजूद भी शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी। जहाँ इस प्रकार के धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की अनुशंसा भी प्रस्ताव में की गई है। इसी तरह ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके उसे मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा। जब कानून में संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद शराब पीते पकड़े जाने वाले अभियुक्तों का ट्रायल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी करेंगे। जहां पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर के छोड़ दिए जाने का प्रावधान संशोधन कानून में किया जा रहा है। यह शराब तस्करों और फिर बड़े धंधेबाजों पर पहले की तरह कोर्ट में ही मामला चलेगा। सूत्रों ने बताया है कि शराबबंदी कानून में दोबारा संशोधन किया जा रहा है। यहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार उनके किडनी में समस्या आ रही है। इसके लिए लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स में भर्ती किया गया है। जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में अभी जेल में बंद है। उन्हें इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी सहित कई बीमारियों से ग्रसित है, इसीलिए उन्हें चारा घोटाले मामले में स्वास्थ्य की बेसिक पर बेल दी गई थी। इसके बाद फरवरी माह में चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरांडा कोषागार केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई। तब से वे जेल में कैद है। बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। वहीं आज लालू प्रसाद यादव का अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उनके किडनी में परेशानी आ रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि कल पटना में स्थित मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट को अपने संसाधन पर सरकार ला रही है। जहां अब तक 1000 से अधिक छात्र बिहार लौट चुके हैं। 64 छात्रों को बिहार लाने की कार्रवाई चल रही है। जहां यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। यूक्रेन से लौटने वाले स्टूडेंट को खाने पीने ठहरने आदि पर इसे खर्च किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। मसूर और चना की अधिप्राप्ति बिहार सरकार करेगी। चना 52 रुपये 30 पैसे और मसूर 55 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदारी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की ओर से इंटर की कॉपियों की जांच के लिए निर्धारित अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई है। जहां अभी भी कॉपियों की जांच जारी है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों का कहना है कि अधिकांश केंद्र पर 80% कॉपियों की जांच का काम पूरा हो गया है। 1-2 दिनों में बचे हुए कॉपियों की जांच का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है। उम्मीद की जा रही है कि होली के पहले भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। मूल्यांकन केंद्र पर कॉपियों की जाँच के साथ ही अंक बनाने का भी काम किया जा रहा है। इसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस किया जाएगा। पूरे देश की नजर बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर लगी है कि बोर्ड कब रिजल्ट जारी कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर समेत किसी भी शहर में अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क जान सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क ऑनलाइन उपलब्ध करार दिया है। खबर के अनुसार अगर आप कोई नए एरिया में जमीन खरीदने का सोचते हैं तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि उस एरिया में प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज रजिस्ट्री शुल्क होती है। बिहार में निबंधन शुल्क जमीन के न्यूनतम मूल्य का 6% होता है। वहीं रजिस्ट्री के समय जो स्टाम्प शुल्क लगता है वह जमीन के न्यूनतम मूल्य का 2% होता है। वहीं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अर्बन मतलब कि शहरी जमीन के लिए लागू होता है, जो कि जमीन के न्यूनतम मूल्य का 2% होता है, जब गांव के जमीन पर यह शुल्क लागू नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी का सीजन आने वाला है, जहां अभी से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। सर्दियों में जहां बिजली का बिल कम आता है तो फिर वहीं गर्मियों में बिजली हजारों में आ जाता है। जहां गर्मियों में एसी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऐसे में बिल भी ज़्यादा आना लाजमी है, जिसका असर हमारी जेब पर पड़ता है। लेकिन आप जरूरी टिप्स फॉलो करेंगे तो फिर आपका बिजली का बिल 50% तक
तक कम हो सकता है। इसमें ना आपको कंजूसी से एसी चलाना पड़ेगा और ना ही गर्मी में रहना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो आइए हम आपको अभी बताते हैं ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आपकी बिजली का बिल कम हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। जी हाँ, भारत में सोलर पैनल का विकल्प सबसे अच्छा है। भारत में महीने में 30 दिन धूप पड़ती है, जहाँ आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आपके बिजली के बिल को कम कर सकता है, जहाँ आप ऑनलाइन रिसर्च करके अपने घर के मुताबिक लगवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलईडी लाइट के बारे में। जहाँ एलईडी लाइट से बिजली की खपत कम होती है और उजाला भी अच्छा होता है। वही बाकी अप्लायंसेस भी आप 5 स्टार रेटिंग वाले लीजिए, जहाँ उसमें भी आपकी बिजली बचेगी। उसके बाद बात करते हैं बल्ब और ट्यूब लाइट से CFL 5 गुना तक बिजली बचाता है। ऐसे में बल्ब और ट्यूब लाइट की जगह CFL का इस्तेमाल करें। जिस कमरे में आपको लाइट की जरूरत नहीं है उसको बंद कर दें। इंफ्रारेड सेंसर, मोशन सेंसर और डिमर जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। गर्मियों में एसी से ज्यादा सीलिंग और टेबल फैन का इस्तेमाल करें। ये 30 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से खर्च होते हैं, तो वहीं एसी 10 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। जहां अगर आपको एयर कंडीशन चलाना है तो फिर 25 डिग्री पर सेव करके चलाएं, जहां इससे भी बिजली का खपत कम होगी। साथ ही जिस कमरे में एसी चल रहा है वहां का दरवाजा बंद कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि होली में अब सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है, जहां हर कोई अभी से ही इसकी तैयारी में लगा हुआ है। जहां वही केंद्र की मोदी सरकार भी अपने केंद्र कर्मचारियों के लिए कुछ खास प्लान बना रही है, जिसके बाद 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। जी हाँ, होली से पहले केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्र कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। जहाँ होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल दर्ज की है, लेकिन 5 राज्यों में जारी चुनाव को देखते हुए तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के मतदान से पहले ही कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते मोदी सरकार पर तंज कसा था। जहाँ राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि आज आखिरी चरण का मतदान है, मोदी सरकार का ऑफर खत्म होने वाला है, लिहाजा अपनी टैंकी भरवा लीजिए। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है कि तेल का दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इस वक्त दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति होने की वजह से कच्चा तेल बहुत ही महंगा हो गया है, लिहाजा जो जनता के हित में होगा सरकार वही फैसला करेगी। जब चुनाव के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि की अटकलों के बीच मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रही है कि सरकार ने चुनाव की वजह से तेल की कीमतों को कंट्रोल कर रखा है, जबकि सच्चाई यह है कि तेल की कीमतों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से जुड़े हैं। जहां इस वक्त दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति है, लिहाजा तेल कंपनियां इसको ध्यान में रखते हुए जनता के लिए जो सही होगा वह फैसला करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां चाय के मनोरम बागान दिखते हैं। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से भौगोलिक निकटता से मौसम भी सुहाना बना रहता है। जब पिछले कुछ सालों से यहां लगातार चाय की खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है, जहाँ इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही जिले के यानी कि किशनगंज जिले में समृद्धि भी आई है। जहाँ साल 1992 में 5 एकड़ से शुरू हुई चाय की खेती का रकबा बढ़ करके आज 10,000 एकड़ तक पहुंच गया है। जहां अभी किशनगंज जिले में 9 निजी और 1 सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट चल रहा है, जहां 1,500 टन से ज्यादा चाय पत्ती तैयार होकर के बाजार में जा रही है। साल 1992 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में किशनगंज के मौसम को चाय बागान के अनुकूल बताया गया था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद उद्यमी डॉक्टर राजकरण दफ्तरी ने उसी साल जिले के पोठिया में पहली बार 5 एकड़ में चाय पत्ती की खेती शुरू की थी। उसके बाद से किशनगंज जिले में लगातार चाय की खेती का रकबा बढ़ता चला गया। बिहार टी प्लांटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम की तर्ज पर यदि बिहार सरकार भी चाय की खेती को बढ़ावा दे तो फिर बिहार की अर्थव्यवस्था में किशनगंज जिला अग्रणी हो सकता है। किशनगंज जिले में चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को साल 1995 की औद्योगिक नीति को लागू करना चाहिए। किशनगंज जिले के 3 प्रखंड किशनगंज,
किशनगंज, पोठिया और ठाकुरगंज में लगभग 5000 किसान चाय पत्ती की खेती से जुड़े हैं। जहाँ यहाँ उत्पादित चाय की खुशबू देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी फैलने लगी है। जहाँ 1 एकड़ में चाय पत्ती की खेती शुरू होने में लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए की लागत आती है। पहले 3 साल पौधे विकसित होने में लगते हैं। चौथे साल से प्रतिवर्ष न्यूनतम 25,000 रुपए आय होने लगती है। अगले 5 साल में पूरी लागत वसूल हो जाते हैं। जहाँ 8वें साल से मिलने वाली रकम शुद्ध मुनाफा होता है जो अगले 50 साल तक मिलता रहता है। इस दौरान पौधों के रखरखाव पर मामूली खर्च आता है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने आनंद फानन में अपने शराबबंदी कानून में संशोधित कर दिया है। जहां आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार अब इस संशोधन को विधानसभा विधान परिषद में ले जाएगी और उसे पास कराएगी। यह सरकार ने यह संशोधन ठीक उसी दिन किया है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी। जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय मांग लिया था। माना जा रहा है कि कानून में संशोधन करके सरकार सुप्रीम कोर्ट में फजीहत से बचना चाहती है। कल बिहार सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला किया गया। हालांकि सरकार की ओर से इस संशोधन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है कि विधानसभा और विधान परिषद में इस संशोधन को रख करके पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि सरकारी सूत्रों ने बताया है कि शराबबंदी कानून को और सख्त किया जा रहा है। सरकार जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में फंस सकती है उनको देखते हुए ही फेरबदल किया गया है। इससे पहले नीतीश कुमार विधानसभा में ये कह चुके हैं कि वे शराबबंदी कानून को और सख्त करने जा रहे हैं। नीतीश ने 5 दिन पहले ही सदन में कहा था कि वे शराब पीने और फिर बेचने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अभी तो ड्रोन से शराब को पकड़ा जा रहा है, अब वे प्लेन उड़वाकर भी शराब पकड़वाएंगे। इस बीच शराब पकड़ने के लिए मोटर बोट खरीदने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट शराबबंदी कानून के कारण बिहार में कोर्ट कचहरी का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित होने से बहुत नाराज है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही बिहार में शराबबंदी कानून पर सख्त सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा था। उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुले मंच से यह कह चुके हैं कि बिहार सरकार ने बिना किसी प्लानिंग के शराबबंदी कानून लागू कर दिया, जिससे पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमरा हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने रहन सहन के लिए धरती पर कई अनोखे जीव पाए जाते हैं जो जाने जाते हैं। चींटियां भी इन्हीं जीवों में शामिल है। कई अनोखी चीजें चींटियों में देखने को मिलती है। हम सभी को चींटियों की इस आदत को देखकर हैरान होती है। हमेशा एक ही लाइन में चलती हुई आपने देखा होगा कि चींटियां नजर आती है। इस आदत के पीछे चींटियों की एक बड़ी वजह है। आखिर चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती है, तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। रानी चींटी, नर चींटी और मादा चींटियां हमेशा एक साथ और अपना परिवार बना करके रहती है। नर चींटियों में पंख होता है जबकि मादा चींटी में पंख नहीं हो पाए जाते हैं। चींटियों को सामाजिक कहा जा सकता है क्योंकि ये हमेशा झुंड में ही चलती है। चींटियां दुनिया में हर जगह पाई जाती है। ये हमेशा एक परिवार बना करके रहती है। धरती पर कई प्रजातियों की चींटियां पाई जाती है। रानी चींटी रास्ते में एक रसायन छोड़ती है जिसका नाम फेरोमोन्स है। इसी की गंध को सूंघ करके बाकी चींटियां भी पीछे पीछे लाइन में चलती है। इसकी वजह से एक लाइन बन जाती है। जब चींटियां खाने की खोज में बाहर आती है तो फिर उसमें सबसे आगे रानी चींटी चलती है। चींटियों में एक लाइन में चलने की यही वजह है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चींटियों के पास आंखें सिर्फ दिखाने के लिए होती है। चींटियां देख नहीं सकती है क्योंकि वे अंधी होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया में हर दिन कोई ना कोई शादी के बंधन में बंधता ही है। यह शादी को लेकर के कई सारे सपने, कई सारे प्लान्स बनाए होते हैं। यह दुनिया में लव मैरिज, अरेंज मैरिज होती है। अब अंतरजातीय विवाह को भी लोग मानने लगे हैं। अंतरजातीय मैरिज को हालांकि लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। देश दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इसे गलत मानते हैं या फिर इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। जैसे कि लव अरेंज मैरिज दुनिया स्वीकार कर लेती है, वैसे ही अंतरजातीय मैरिज को भी स्वीकार करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों की सोच बदलने के लिए पहल की है। इसके लिए एक योजना चलाई है। इसमें जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इस सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं और ये योजना है क्या। जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है सरकार की तरफ से। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। जो लोग अंतरजातीय शादी करते हैं उन्हें यह लाभ मिलता है। तो अब बात करते हैं कि आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे। अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, आप 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद लेना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में आपको शादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के लिए आवेदन करना होगा। ध्यान रहे इस आवेदन को शादी के 1 साल के अंदर ही करना होता है। अब बात करते हैं कि आप इसमें लाभ कैसे लेंगे।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए शादी करने वाले दोनों लोगों में से एक दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति दलित समुदाय का होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर कराना होता है। इसके लिए आपको एक हल्फनामा डालना होता है, जिसके बाद आपके विवाह को रजिस्टर कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 1 या 2 दिनों के भीतर बढ़ोतरी हो सकती है। 100 रुपए प्रति सिलेंडर दाम में वृद्धि की अटकलें लगाई जा रही है। एजेंसी संचालक भी दबी जबान से सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की चर्चा कर रहे हैं। दाम में बढ़ोतरी के कारण 1000 रुपए के आंकड़े को सिलेंडर पार कर जाएगा। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्गीय परिवार का मासिक बजट भी डमाडोल हो सकता है। एलपीजी निर्माता कंपनियों ने बीते 4 महीने से रसोई गैस सिलेंडर के दाम को स्थिर रखा हुआ है। 4 महीने से एक ही कीमत पर एजेंसी संचालक सिलेंडर की आपूर्ति करा रहे हैं। जहां 988 रुपये 50 पैसे पर सिलेंडर की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है। जब 2 दिनों से इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि एलपीजी निर्माता कंपनियों का कार्टेल कभी भी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। यही कारण है कि 2 दिनों से अटकलें तेज हो गई है। एजेंसी संचालक भी कंपनी की ओर से आने वाले अधिकारी के मेल संदेश की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। रसोई गैस की तुलना में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हर महीने तेजी आ रही है। इसी महीने 2216 रुपये प्रति सिलेंडर की आपूर्ति एजेंसी संचालकों द्वारा की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अपने घर के पंखे, कूलर, एसी को चेक कर लें, उनकी साफ सफाई कर लें, देख लें कि ये ठीक है या फिर नहीं। यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो फिर उसे जल्द ठीक करवा लें। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम के तेवर गर्म हो रहे हैं, अब पसीने से तरबतर होने के दिन आ रहे हैं। बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क होने के साथ आकाश साफ रहेगा। इसके बाद पारे में वृद्धि होगी। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 दिनों बाद पारा 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। जब बिहार में अगले 3 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में गया और औरंगाबाद का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस एवं 33.8 डिग्री सेल्सियस अररिया में दर्ज किया गया। वहीं बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच एवं अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। यह झारखंड से सटे जिले के तापमान में तेजी देखी गई है। जब गया, बांका, भागलपुर, नवादा आदि जिलों का तापमान बढ़ा, जब वहीं अधिकतर जिलों का मौसम कुछ ठंडा हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, रात के समय भी टेम्परेचर में अधिक गिरावट नहीं आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले के बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। जहाँ 100 फीट लंबी ये प्रतिमा बोध गया के प्रखंड कार्यालय के ठीक पीछे एक संस्था में बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध के इस प्रतिमा को महापरिनिर्वाण मुद्रा में बनाया जा रहा है, यानी कि साइन मुद्रा में बनाया जा रहा है। इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। जब बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा भगवान बुद्ध की इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों के मनोबल बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। जदयू के निवर्तमान एमएलसी को अपराधियों ने मैसेज करके 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। उसके मोबाइल नंबर पर भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि ये रुपए कहां देने हैं, यह स्थान वे खुद तय करके बताएगा। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने की स्थिति में AK-47 से हत्या कर देने की धमकी दी है। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था की स्थिति को सवाल के घेरे में ला दिया है। जब बेखौफ हो रहे अपराधी लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर घटना को देखते हुए पुलिस की तरफ से उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस संबंध में पुलिस को दिए गए आवेदन में एमएलसी के निजी सचिव ने कहा है कि बीते 4 मार्च को एमएलसी के मोबाइल नंबर पर एक नंबर से कॉल आया। जब कॉल करने वालों ने कहा है कि एक मैसेज भेजा है, उसे पढ़ो और जगह में तय करूंगा। इसके बाद उन्होंने मैसेज पढ़ा जिसमें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल से शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने आज बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर के सरकार से सवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उससे तेजस्वी यादव संतुष्ट नहीं दिखे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल भी गलत है, सरकार आंकड़े की हेराफेरी कर रही है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए मनरेगा को लेकर राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि साइट पर आंकड़े कुछ और बता रहे हैं,
जबकि सरकार का जवाब कुछ और है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार किसी भी तरीके के सदन में गलत जवाब देकर के अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। उन्होंने पूछा है कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वह कहां से दिए गए हैं, किन अधिकारियों ने इसको लेकर तैयार किया है। सरकार कह रही है कि 99% लोगों को रोजगार दिया गया, जबकि मनरेगा की वेबसाइट पर आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए आरोप पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में जवाब देते हुए कहा है कि जो आंकड़े दिए गए वे विभाग की तरफ से तैयार किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले वाम दलों के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाकपा माले के विधायक विधानसभा के बाहर हाथों में प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जब वाम दलों के विधायकों ने नीतीश सरकार को रोजगार के मसले पर घेरा है। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम, सुदामा प्रसाद समेत अन्य सदस्यों ने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जब बिहार सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था उसे अब तक पूरा नहीं किए जाने पर इन विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ खाली पड़े पदों को भरने के लिए योजना और फिर उस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी रखी है। सम्मानजनक रोजगार की गारंटी मांगी है। जब भाकपा माले के विधायकों ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। सम्मानजनक रोजगार देने की गारंटी का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई भी ठोस पहल नहीं हो पाई है। बहालियों में पूरे तरीके से कैलेंडर लागू करने की मांग भी सरकार से की गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजधानी पटना सहित दूसरे जिलों में हवाई सेवा को बेहतर करने के लिए लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन इसमें अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। जब बिहार में पटना सहित बिहार के 9 एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम होना है, लेकिन इनमें जमीन उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सहित राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई। जहां आवेदक के वकील सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया है कि बिहार में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर, रक्सौल तथा गोपालगंज में अवस्थित एयरपोर्ट का रनवे विस्तारीकरण के अभाव में सही ढंग से कार्यरत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार एयरपोर्ट को जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, जिस कारण एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि 2 माह पहले आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद आखिरकार रेलवे ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब रेल मंत्रालय एनटीपीसी की तुलना में 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देगा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में रेल मंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को मौका देने पर रेल अधिकारियों में सहमति बन गई है। अगले कुछ दिन में इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि जनवरी में बिहार, झारखंड और यूपी में आंदोलन करने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों की यही प्रमुख मांग रही है। रेलवे का यह फैसला नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की बड़ी जीत मानी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने 10वीं क्लास की आंसर की जारी कर दी है। बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक को एक्टिव कर दिया है। जो स्टूडेंट इस साल 10वीं क्लास की परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर के आंसर की देख सकते हैं। आंसर की PDF फॉर्मेट में अपलोड किया गया है। अगर स्टूडेंट को आंसर की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो फिर वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर के आंसर की देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के अध्ययन करने के लिए राजस्थान से आई प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहार में लागू शराबबंदी की सराहना की। दरअसल राजस्थान में भी लंबे समय से शराबबंदी की मांग की जा रही है। इसे लेकर के राज्य में सामाजिक संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं की ओर से कई बार आवाज उठा चुकी है। यहाँ तक कि कई राजनेताओं ने भी बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी शराबबंदी की मांग की थी। अब बिहार में लागू शराबबंदी का आकलन करने और फिर इसके विभिन्न प्रभावों को समझने के लिए राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार का दौरा किया। जहां सोमवार को उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की थी, जहां वही मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने शराबबंदी कानून लागू होने से बिहार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान के बावजूद भी बिहार ने बीते कुछ 6 वर्षों में कितना विकास किया, इस पर भी चर्चा की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छात्र उच्च शिक्षा के लिए जहां यूक्रेन जा रहे हैं, वहीं राज्य के कॉलेजों में स्नातक विषयों में सीटें खाली रह जा रही है। जब विश्वविद्यालय में BA, BSc और BCom में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कहीं 50 तो कहीं 30% सीटें खाली है। अगर सभी विश्वविद्यालय में औसत की बात करूं तो फिर 25 से 30% स्नातक की सीटें खाली रह गई है। कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ 100% नामांकन हुआ है। जब बिहार के विश्वविद्यालय में सबसे कम सीटें पटना विश्वविद्यालय में है। यहाँ दाखिला लेना छात्रों की पहली पसंद है। जब
कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो फिर सत्र भी नियमित रहे, इसके बावजूद भी सभी सीटें नहीं भर सकी। अन्य विश्वविद्यालय निजी कॉलेजों में भी ज्यादा सीटें खाली है। बिहार के मेधावी छात्रों का पलायन होता है, इस वजह से सीटें खाली रह जाती है। बिहार के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय सहित दूसरे राज्यों में जाते हैं, जब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कृषि कॉलेजों में पढ़ रहे कृषि स्नातक के सभी छात्रों को स्टाइपेंड बिहार सरकार देगी। इसके साथ ही स्नातकोत्तर के छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। जब खेती किसानी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज भी खुलेंगे। बिहार के सभी 54 कृषि बाजार समिति के प्रांगण को आधुनिक कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में ये घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। होली की आहट के साथ बिहार में खाद्य तेल के साथ अब मसालों के दाम में भी लगातार बढ़ रहे हैं। जब पिछले 15 दिनों में सरसों तेल और फिर रिफाइंड की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी प्रकार 15 दिनों में हर तरह के मसालों की कीमत में 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े हैं। इसी प्रकार इस अवधि में अरहर दाल की कीमत में उछाल आई है। लगातार बढ़ती खाद्य सामानों की कीमत में आम लोगों के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। साल 2021 की शुरुआत में खाद्य तेल और दाल की कीमत कम थी, लेकिन मार्च माह के बाद दाम में तेजी आई। जब जून माह के अंत में सरसों तेल की कीमतें 180 रुपये तथा रिफाइन के दाम 165 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए। बाद में प्रति लीटर सरसों तेल की कीमत में 20 रुपये तक की कमी आई दिखी। इधर होली के आहट के साथ ही बिहार में सरसों तेल और रिफाइन के साथ दालों की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आंकड़े पर नजर डालें तो फिर पिछले 6 सप्ताह में सरसों तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। जब खुदरा दुकानों में वर्तमान समय में सरसों तेल के दाम 185 से 190 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार रिफाइंड का दाम भी 170 रुपये प्रति लीटर है। जब दाल और सरसों तेल के खुदरा और थोक भाव में प्रति किलो 10 से 15 रुपये का अंतर दिख रहा है। जब पिछले 15 दिनों में जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, मिर्च आदि की कीमतों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से जीरे की कीमत में प्रति किलो 35 से 40 रुपये का उछाल आया है। जब इसके दाम वर्तमान समय में 290 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में इसकी कीमत 250 रुपये प्रति किलो थी। इसी प्रकार हल्दी की कीमत में 20 रुपये, धनिया 20 रुपये तथा मिर्च की कीमत में 15 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के 71 IPS अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अधिकारियों को चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा न देने के कारण जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में नौकरी करने वाले सभी अधिकारियों को चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है, लेकिन बिहार में 71 IPS अधिकारियों ने इसका ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके कारण सरकार ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने इन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार के नियम के अनुसार सभी अधिकारियों को चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर इसका वेतन रोका जा सकता है और इन पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर से 67वीं PT की संभावित तिथि को बढ़ा दिया है। आयोग के संयुक्त सचिव और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार का कहना है कि 67वीं PT का आयोजन अब 30 अप्रैल 2022 की जगह 7 मई 2022 को होगा। जब BPSC ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को समय समय पर चेक करने की भी अपील की है। आयोग के फैसले से परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका मिल सकेगा। जब BPSC के पदाधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आपको बता दें कि 67वीं संयुक्त परीक्षा के लिए BPSC ने 24 सितंबर 2021 को आवेदन अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए थे। दोस्तों बात करते हैं कि 24 सीटों पर निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। जैसे 24 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही पर्चा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जहाँ नामांकन का आखिरी तिथि 16 मार्च है। जहाँ नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी, वही नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मार्च है। जहाँ कार्यक्रम के अनुसार 4 अप्रैल को सभी खाली पड़े पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर के दोपहर 4 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना 7 अप्रैल को होगी। यह नामांकन प्रारंभ होने से पहले मंगलवार को चुनाव को लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।